हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम क्लास के असेसमेंट वर्कशीट नंबर 12 जो कि 15 नवंबर के लिए है उसको पढ़ेंगे। इसमें आपके सामने पैराग्राफ दिया गया है और कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना ना भूलिए। पैराग्राफ क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, कैसे क्लाइमेट चेंज हमारे लाइफ को अफेक्ट कर रही है और क्या क्या चीज़ें हैं जो पर्यावरण यानी क्लाइमेट चेंज के रूट कॉजेज हैं। उनको पढ़ते हैं। देखिए, climate change is a shift of average weather condition. The rapid climate change we are now seeing is caused by human using oil, gas and coal for their homes, factories and transport. When these fossil fuel burn, they release greenhouse gases, mostly carbon dioxide, जिसे कि हम CO2 बोलते हैं. These gases trap the sun's heat and cause the planet temperature to rise. The world is now warmer than it was in the 19th century and the amount of the CO2 in the atmosphere has risen by 50%. यानी बता रहे हैं कि 19वीं सदी में वातावरण में जितना कार्बन डाइऑक्साइड था उससे 50% ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि हम ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन कर रहे हैं। कैसे? हम तेल, गैस और जो कोल को जलाते हैं अपने घरों में, फैक्ट्रीज में, ट्रांसपोर्ट में, उसके कारण। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर ऑलरेडी मोर इंटेंस। जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं जैसे कि ड्राउट है, फ्लड्स हैं, सुनामी हैं और साइक्लोन्स हैं, ये सब और ज़्यादा तेज़ हो गई, यानी कि इनकी इंटेंसिटी बढ़ गई है, जिससे कि लाइफ, जीवन और जो लाइवलीहुड है उसको खतरा पहुंच रहा है। विथ फर्दर वार्मिंग, और इससे जब ज़्यादा अगर वातावरण में गर्मी हुई, यानी ग्लोबल वार्मिंग हुई, सम रीजन्स कुड बिकम इनहेबिटेबल, यानी कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे रहना असंभव हो जाएगा। जैसे कि समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो कुछ डीप जाएंगे, बर्फबारी ज़्यादा हो जाएगी, कहीं ज़्यादा सूखा पड़ने लगेगा। एज फार्मलैंड्स टर्न इनटू डिजर्ट, जैसे फार्मलैंड्स क्या होंगे, वो मरुस्थल बन जाएंगे। इन अदर रीजन्स द अपोजिट इज हैपनिंग विद एक्सट्रीम रेनफॉल काजिंग हिस्टोरिक फ्लड, किसी किसी रीजन में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है, वर्षा हो रही है जिसके कारण बाढ़ आ जाती है। एज सीन रिसेंटली इन चाइना, जर्मनी एंड नीदरलैंड, जैसा कि हमने चीन, नीदरलैंड और जर्मनी में भी हाल में ही देखा है। BBC न्यूज़ का एक पैराग्राफ है। अब हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। अब प्रश्न बहुत ईजी हैं, आप इस पैराग्राफ को पढ़ के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग रैपिड बिकॉज ऑल ऑफ एबव, क्योंकि फैक्ट्रीज में हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, CO2 बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ऑल द एबव होगा। बी, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, आपको एक या दो में से मोस्ट अप्रोप्रिएट यानी सही उत्तर आपको चुनना है। CO2 इन द टेम्परेचर हैज राइजन बाई 50%, करेक्ट है। द वर्ड एज ए रिजल्ट वर्ड इज बिकम कूलर, नहीं वार्मर, यानी फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। तो देखिए, फर्स्ट फॉल नो, नो, सेकंड इज फॉल्ट, वन इज करेक्ट, यानी सी आंसर आपका बी का करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज मीन नॉट पॉसिबल टू लिव, मतलब आपके वर्ड में एक पैराग्राफ में एक वर्ड है जिसका मतलब है जो रहने योग्य, जहाँ पे असंभव है, यानी अनइनहेबिटेबल। डी करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल डिटेल इन ए कंप्लेंट लेटर, आप जब कंप्लेंट लेटर लिखते हैं तो उसका इसेंशियल डिटेल क्या है, नहीं है। तो आपको प्रोडक्ट का नंबर देना होगा जिस प्रोडक्ट को आपने ख़रीदा है, कैश मेमो की भी डिटेल देनी होगी, डेट भी देना होगा, लेकिन बारकोड प्रोडक्ट देना ज़रूरी नहीं है, ये इसेंशियल नहीं है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग इन द बॉडी ऑफ लेटर टू द एडिटर, जब हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। देखिए, डिटेल ऑफ द मैटर, कंक्लूजन, पर्पज़, तो पर्पज़ सबसे बाद में नहीं आता है, ये गलत हो गया। पर्पज़ ऑफ द लेटर होगा, फिर डिटेल होगा, फिर कंक्लूजन होगा, यानी बी करेक्ट होगा। इसके अलावा और भी देख लेते हैं, हो सकता है वो इससे भी बेहतर हो। तो देखिए, कंक्लूजन नो, नो, तो बी आपका करेक्ट आंसर है थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि ओनली अ फ्यू, बी करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स कुड सॉल्व द प्रॉब्लम इन द गिवन टाइम। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, यू नीड नॉट लीव टाउन टिल द कल्प्रिट इज कॉल्ड, तो बी
भी फिफ्थ का बी करेक्ट आंसर है। अब आपको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है सिक्स्थ क्वेश्चन में। तो देखिए क्या है, ही सेड रेनू मेट हर कजिन इन द वेडिंग लास्ट वीक। तो ही सेड को ही सेड ही रहेगा, दैट लग जाएगा, एक्सप्लेन्ड है, हट गया। अब 3 बचे, आस्क्ड भी नहीं लगेगा, तो यानी अब ए सी में से आपको चुनना है। ही सेड दैट रेनू, अब देखिए मेट यानी पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में हो जाता है, यानी दैट रेनू हैड, दैट रेनू हैड रेनू मेट, यानी आपका सी जो है करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ वर्ब से ही आपने पता कर लिया। 7th क्वेश्चन पर आते हैं। आपके सामने पैराग्राफ है, पैराग्राफ पढ़ के आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सी हैड टू फाइंड वेंडा पेंट्रोस्की, मे बी सी हैड नॉट येट मूव्ड अवे। ये देखिए पेगी और मैगी जब वेंडा कंपटीशन जीत गई और वो स्कूल नहीं आ रही है, तो उसके घर का वो पता लगा रही हैं। अब उनके लिए ज़रूरी हो गया है कि वो उसके घर जाएं, उसको कंग्रेचुलेट करें और उससे माफ़ी भी मांगे कि उन्होंने उसको टीज किया था, वो गलत था। मे बी पेगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विद हर एंड दे वुड टेल वेंडा दैट शी हैड वन द कॉन्टेस्ट। क्योंकि वह दूर एक पहाड़ी से आती थी, तो ये था कि पेगी जो है उस पहाड़ी पर चढ़ेगी उसके साथ और वहाँ तक जाके उसको बताएगी कि जो कंटेस्ट था पेंटिंग का वो उसने जीत लिया है। शी वॉज स्मार्ट एंड 100 ड्रेसेज वर ब्यूटीफुल, क्योंकि और बताएंगी कि वेंडा बहुत ही स्मार्ट थी और उसके जो 100 ड्रेस थे बहुत ही ब्यूटीफुल थे। अब प्रश्नों की तरफ आते हैं। तो प्रश्न क्या है, वाई डिड मैडी वांट टू फाइंड वेंडा पेंट्रोस्की। मैडी जो है, मैडी वेंडा पेंट्रोस्की को क्यों खोजना चाहती थी। टू हर्ट हर फीलिंग, नो। टू टीज हर, नो। टू कंग्रेचुलेट हर फॉर विनिंग द कंटेस्ट। सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब बी पे आते हैं। सिलेक्ट द वर्ड द बेस्ट डिस्क्राइब वेंडा पेंट्रोस्की। वेंडा पेंट्रोस्की को कौन से वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं आपको सिलेक्ट करना है। तो वो क्वाइट थी, बिल्कुल सही है। राउडी थी, नो। असर्टिव थी, नो। स्मार्ट थी, बिल्कुल सही है। और आर्टिस्टिक थी, मिस्टीवियस थी नहीं थी, यानी फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 8th क्वेश्चन पर आते हैं। लेंचोज फील्ड वर डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टॉर्म, यानी बी करेक्ट आंसर है। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक बाल पोएम है आपकी, वहाँ से एक स्टेंजा की लाइन ली गई है, एज ही स्टैंड्स रिजिड टेम्बलिंग स्टार्टिंग डाउन स्टेयरिंग डाउन। तो जो बच्चा है आप देखते हैं उसकी बाल गिर जाती है पानी में, तो वो एकदम स्थिर हो जाता है और उसके पैर कांप रहे हैं और वो पानी, उसको जो पेन है उसके लिए बहुत ही प्यारी है, वो उसको पानी में डूबते हुए देख रहा है। इसका मतलब क्या होता है, आई वंडर हाई वो कैन रिट्रीव द बॉल, आई गेस आई नीड हेल्प, गुड रेडियंस नाउ आई कैन गेट ए न्यू वन। ये भी नहीं, क्योंकि वो बहुत दुखी हो जाता है और उसको उस केवल उसी बॉल से ज़्यादा मोहब्बत है, ना कि अगर उसको कोई नई बॉल भी दे दे तो उसे उतनी प्यारी नहीं लगेगी। तो इसमें क्या है कि ये फोर्थ जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, आप इसे सही मारेंगे। और 10th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज़ द चाइल्ड लर्निंग इन द बॉल पोएम। तो बॉल पोएम में बच्चा क्या सीख रहा है, टू बियर द लॉस, ये करेक्ट आंसर है। यानी कैसे जब हमारे से कोई चीज़ खो जाए तो हमें उसको कैसे सहन करना, उस दुख को, उस फीलिंग्स को कैसे हम बियर कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। क्योंकि उस बच्चे की सबसे प्यारी चीज़ जो उसके जीवन में अभी तक थी वो थी उसकी बाल, वो जो छोटी पेन, और वो भी उसके हाथ से गिर गई और पानी में नीचे चली जा रही है। सो स्टूडेंट्स, आपकी 10th क्लास की ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप इसे पूरा करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर को, जो इंग्लिश टीचर है, उन तक शेयर करें। थैंक यू।